हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज फ्यूचर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की क्लास और बेहतरीन होने वाली है पीछे की क्लास से। और पीछे की क्लास में आपने कमेंट करके नहीं बताया, और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और अगर आप कमेंट करके बताएंगे ऐसी ही क्लास आपको और प्रोवाइड करेंगे। और मैंने पहले ही बोला था कि हम एक जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे, ऐसे ही हिंदी आपको सरल लगने लगेगी। तो आज की क्लास है जो हमारा उत्पत्ति का 5वां टॉपिक है, वो था संकर। तद्भव तत्सम को हमने क्लियर किया था, उसके बाद देशज और विदेशज को क्लियर किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं संकर शब्द। संकर शब्द को ही हम मिश्रण शब्द कहते हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं, ये होते क्या हैं। तो संकर या मिश्रण ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को आपस में मिलाकर बना लिए गए हों। इसका मतलब दो भाषाओं के शब्दों से बनने वाले शब्द क्या होते हैं। जैसे शब्द है छायादार, रेलगाड़ी, टिकट घर। तो छाया प्लस दार, तो छाया जो शब्द है ये हमारा किसका है, छाया शब्द है हिंदी का। और दार शब्द किसका है, दार शब्द है हमारा फारसी का। तो इसका मतलब दो भाषाओं से क्या हो गए, जुड़ने के बाद एक शब्द बना है, इसी को क्या बोला गया है, संकर शब्द बोला गया है। ऐसे ही रेलगाड़ी है, रेल प्लस गाड़ी। रेल हमारा इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। तो ये भी हमारा इंग्लिश का शब्द है और ये भी हमारा हिंदी का शब्द है। तो इसका मतलब दो लैंग्वेज, दो भाषाओं से मिक्स होके बनने वाला शब्द क्या होगा, संकर शब्द होगा। तो ऐसे ही हम आगे जानते हैं पानदान, पान प्लस दान, उड़न तस्त्री, उड़न प्लस तस्त्री। ये दोनों फारसी भाषा के शब्द हैं और ये दोनों हिंदी के शब्द हैं। ऐसे ही बम वर्षा, बेढंगा, बे हमारा फ्रांस, ये हमारा बे है हमारा फारसी भाषा का, और ढंगा है हमारा देसी शब्द है ढंगा। और जांच करता, तो जांच प्लस करता, तो यहाँ हमारा कर्ता संस्कृत का है, जांच हमारा हिंदी का शब्द है। तो ये थे हमारे संकर शब्द। मित्रों, आगे हम जानते हैं जो दूसरा टॉपिक है शब्द का, व्युत्पत्ति का टॉपिक था। उत्पत्ति के 5 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। आज का टॉपिक है शब्द में ही उत्पत्ति के बाद व्युत्पत्ति। तो आज हम जानेंगे व्युत्पत्ति के बारे में। व्युत्पत्ति संरचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है मित्रों, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होता है। तो इसके बारे में जानते हैं ये रूढ़ क्या होता है। तो रूढ़ जो शब्द होता है मित्रों, इनमें अन्य किसी शब्द का योग नहीं होता। इसका मतलब ये शब्द टूटेगा नहीं, जैसा है ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर शब्द टूट जाए तो वो शब्द रूढ़ नहीं होता। इनमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होते। इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा नल, तो ये शब्द टूटेगा नहीं, इसका मतलब ये रूढ़ है। मैंने लिखा कल, तो ये वाला शब्द भी रूढ़ है। मैंने लिखा दिन, तो ये भी रूढ़ है। तो इसका मतलब ऐसे शब्द जो टूटे ना, जिसका टुकड़ा ना हो, वो हमारे क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं शुद्ध, तो मित्रों ये शब्द टूटेगा, इसका संधि होता है, तो ये हमारा रूढ़ नहीं है। तो नल, कल, दिन, पल, जल, ये शब्द हमारे क्या हो गए, रूढ़ हो गए। इसका मतलब है इनके अंदर न संधि होगी, न समास होगी, न उपसर्ग होगा, न प्रत्यय होगा, और शुद्ध में हमारी संधि होती है, मैंने पीछे बताया था। नेक्स्ट जानते हैं यौगिक क्या होता है। तो यौगिक का मतलब है योग प्लस इक। इसका मतलब योग होने वाला है वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं और विच्छेद करने पर अपना अपना अर्थ देते हैं। इसका मतलब दो रूढ़ होंगे और विच्छेद करेंगे तो अपना अपना क्या देंगे, अपना अपना अर्थ देंगे। जैसे इसमें समस्त क्या होते हैं, संधि होती हैं, हमारे टोटल उपसर्ग होते हैं, टोटल प्रत्यय होते हैं। लेकिन पीछे न संधि थी, न उपसर्ग था, न प्रत्यय था और न समास था। तो समास भी नहीं था, पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ यौगिक में संधि होती है, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास के अलावा, बहुव्रीहि समास के अलावा जितने भी समास हैं सभी के उदाहरण क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे देखो इसमें शब्द है वागीश, संधि हो गई तो वाक प्लस ईस,
शब्द है दिगंबर, शब्द है दिगंबर, तो दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, तो ये शब्द क्या है? दिक् का मतलब दिशा, अंबर का मतलब आसमान, वाक का मतलब वाणी, इसका मतलब ईश्वर। तो इन दोनों का अपना अपना अर्थ होता है और ये दोनों ही कैसे हैं? यौगिक शब्द हैं। तो इसका मतलब है, अगर मैं कहूं गणेश, तो गणेश का मतलब शब्द तो है, इसको आप तोड़ोगे गण प्लस ईश, लेकिन इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से संधि तो होगी गण प्लस ईश, लेकिन गणेश का अर्थ जो होगा ये कुछ और निकलेगा। तो आगे चल के हम इसमें देखेंगे संधि होती है, लेकिन अन्य अर्थ देने वाले शब्द भी, गजानन शब्द है तो गणेश था यहाँ, तो यहाँ तो हम गणेश को कर लेंगे, लेकिन शब्द हमारे सामने है जैसे गजानन, तो गज प्लस आनन, अर्थात यहाँ से बनेगा गणेश। तो इस प्रकार का शब्द तो है गज प्लस आनन, शब्द दो टुकड़ों में टूट भी गया, अपने अपने अर्थ भी दे रहे हैं, लेकिन तीसरा अर्थ प्रोवाइड करा दिया, इसलिए ये शब्द हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनेगा। और बहुव्रीहि समास को छोड़कर जो जितने भी शब्द होंगे वो समास सब हमारे किस में होते हैं? यौगिक में होते हैं। तो संधि उपसर्ग प्रत्यय और बहुव्रीहि समास को छोड़कर सभी समास के उदाहरण हमारे यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़, तीसरा है योग रूढ़। तो योग प्लस रूढ़, इसका मतलब योग है और रूढ़ है, तो जब योग करेंगे तो योग हो गया आगे पीछे, और आगे पीछे योग होगा इसका मित्रों, तो आप जानते हैं ये योग होगा, तो इनका दो का योग, ये भी रूढ़, ये भी रूढ़, और तीसरा भी क्या निकल गया? रूढ़ निकल गया। तो इसमें बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण हमारे, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण हमारे क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। गजानन, इस शब्द को हमने तोड़ा गज प्लस आनन, तो देखो गज और आनन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों रूढ़ हैं, दोनों से शब्द बना गजानन, लेकिन गजानन हम जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं। तो गणेश शब्द क्या बन गया? रूढ़ शब्द है, संधि होती है, गण प्लस ईश होती है, लेकिन ये रूढ़ शब्द है, एक नाम के स्थान पर है, और वहाँ यहाँ गज, आनन, गज का मतलब हाथी और आनन का मतलब मुंह, हाथी का सा मुंह, अर्थात गणेश। तो ये दोनों क्या हो गए? योग, और ये क्या हो गया? रूढ़। तो योग रूढ़, इसका मतलब गजानन बहुव्रीहि, अर्थात गज का आनन है, जिसके अर्थात क्या बनता है? बहुव्रीहि समास बनता है। तो बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण हमारे किसमें होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। तो इसका मतलब ना इसमें संधि होगी, ना इसमें उपसर्ग होगा, ना इसमें प्रत्यय होगा, और समास भी केवल इकलौता होगा, कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो शब्द में मित्रों हमने क्या क्या जान लिया? शब्द में हमने एक तो उत्पत्ति को क्लियर कर लिया, जो 5 प्रकार का होता है, ये पूरे कर लिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर को कर लिया। उसके बाद हमने व्युत्पत्ति को पूरा कर लिया, व्युत्पत्ति 3 प्रकार की, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ क्लियर कर लिया। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर, ये क्या प्रकार का होता है? ये हमारा 2 प्रकार का होता है अर्थ के आधार पर। कौन कौन सा होता है? एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। तो सार्थक निरर्थक में हम जानते हैं, तो सार्थक का मतलब है स प्लस अर्थक, इसका मतलब स का मतलब साथ है जिसके अर्थ, और निर का मतलब निर प्लस अर्थक, अर्थात रहित, जिसके साथ में अर्थ नहीं है, जिसके साथ में अर्थ है, जिसके साथ में अर्थ है सार्थक, और जिसके साथ में अर्थ नहीं है निरर्थक। तो हम देखते हैं जैसे जल है, पल है, कल है, बाय है, जाय है, ये सब शब्द हैं, सार्थक शब्द हैं, तो सबका अर्थ होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि जिसके साथ अर्थ है वो सार्थक, जिसके साथ अर्थ नहीं है तो वो निरर्थक। तो हम इसको जानते हैं कि किसके साथ अर्थ नहीं होता और किसके साथ अर्थ होता है। तो इस चीज़ को हम जानते हैं मित्रों। सबसे पहले हम इसी चीज़ को जानेंगे। मैंने लिखा, जब कोई घर आता है तो हम क्या कहते हैं कि आइए चाय वाय पी कर जाना, खाना वाना खाकर जाना। तो शब्द हैं इसमें,
तो मित्रों इस वाले वाक्य में चाय वाय पी कर जाना, तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या पी के जाएगा, इस चाय को पी के जाएगा या ये भी कुछ चीज़ है? तो ये कुछ नहीं है। खाना वाना खाकर जाना, तो खाना खाकर जाएगा, क्या वाना खाना कुछ है? तो ये नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए हमारे निरर्थक। तो निरर्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो होते हैं जिनका कोई वाक्य में प्रयोग करने के बाद भी कोई अर्थ नहीं होता, उनको निरर्थक कहते हैं। और जिनका अर्थ होता है उनको हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। और जो अर्थ रहित होते हैं, क्योंकि यहाँ बाना और वाय का कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक हो गए, और जिसका अर्थ है वो सार्थक हो गए। नेक्स्ट इसी में अर्थ की जो प्रकार है वो चौथा प्रकार है विकार बदलाव के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है मित्रों। विकारी होता है, और विकार के अंतर्गत भी हमारे 4 प्रकार होते हैं। विकारी 4, अविकारी 4। तो विकारी में हम जानते हैं, एक तो इसमें संज्ञा होता है, एक इसमें सर्वनाम होता है, एक इसमें क्रिया होता है, एक चौथा है इसमें विशेषण होता है। ये 4 होते हैं। और अविकारी में भी 4 होते हैं। क्रिया, विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, और चौथा है विस्मयादि बोधक होता है। विस्मयादि बोधक होता है। विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय, संबंध और विस्मयादि बोधक। तो विकार या बदलाव के आधार पर भी हमारे शब्द के आधार हम जान चुके हैं। और इसी में नेक्स्ट हम जानते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शब्द संरचना की इकाई। तो शब्द की संरचना पूछा है मित्रों, 4 प्रकार की होती हैं। तो शब्द की संरचना जो करता है वो संधि होती है, समास होता है, और उपसर्ग होता है, और प्रत्यय होता है। ये शब्द की संरचना की 4 इकाई होती हैं। पेपर इम्पोर्टेंट आया हुआ, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शब्द संरचना की अगर इकाई पूछे तो ये संरचना का निर्माण करती हैं। और नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन है, शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द को परिवर्तन करने की इकाई कितनी होती है? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लिंग, वचन, काल और कारक। ये 4 इकाई होती हैं शब्द परिवर्तन की 4 इकाई, क्योंकि ये शब्द में परिवर्तन लाती हैं और ये मित्रों शब्द की संरचना का निर्माण करती हैं। जैसे शब्द है जय और मैंने इसमें लगा दिया वी, तो ये उपसर्ग लगने से क्या शब्द बनेगा? शब्द बना विजय। तो ये शब्द का निर्माण करती हैं। ऐसे ही चर्म और मैंने जोड़ दिया कार, तो प्रत्यय जुड़ गया चर्मकार। ऐसे ही समास, समास में रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई का घर। ऐसे ही संधि होता है, तो संधि वागीश। इसी प्रकार ये शब्दों का संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय संरचना करती हैं, उसकी एक रचना बनाती हैं। और ये हमारा परिवर्तन करता है। लिंग, जैसे लड़का है तो इसका बदलाव हो जाएगा लड़की। तो इस प्रकार हमारे शब्द आते हैं। तो जब मित्रों हम लिंग, वचन, काल, कारक टॉपिक पढ़ेंगे और हम इनको करेंगे, संधि हम क्लियर कर चुके हैं, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड होगी, पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन आप अगर कंजूसी करेंगे तो आपकी कंजूसी आपका नुकसान कर सकती है, इसलिए कंजूसी ना करें मित्रों। क्लास को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं क्लास कैसी लगी है। और मिलते हैं मित्रों अगली क्लास में। और अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होने वाला है अर्थ के आधार पर जो हम पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर हम उसमें सार्थक इकाई पढ़ेंगे और सार्थक में हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पर्यायवाची का बनने वाला है। और उसके बाद पर्यायवाची से पहले हो सकता है कि आपको इन्हीं शब्दों से क्वेश्चन उस आंसर की एक सीरीज मिले, या तो सीरीज मिलेगी या हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करा के फिर आपको क्वेश्चन आंसर देंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको एक क्लास क्वेश्चन आंसर की मिले। तो जुड़े रहिएगा मित्रों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।